Welcome friends, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the very important chapter 9 in trade. Basically previous discussion में हमने डिस्कस किया था टैरिफ को. अगर आपको उसके लेक्चर चाहिए तो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इजीली वो देख सकते हैं वहाँ से. लेकिन आज हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है कोटा से रिलेटेड. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कोटा. Quota is basically direct quantitative restriction that is imposed on the amount of commodity allowed to be import or export. कि बेसिकली कोटा वो रिस्ट्रिक्शन है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है जो हम किसी भी कमोडिटी पर लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अब हम इसको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोटा लगा देती है कि आप 30 यूनिट से ज़्यादा लैपटॉप इंपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 100 कर रहे थे लेकिन अब गवर्नमेंट कोटा लगा देती है कि आपने 30 यूनिट से ज़्यादा मंगवाने नहीं है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप 30 यूनिट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप तो आपको उस पर कोटा देना पड़ेगा. एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है. ठीक है, तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ये बेसिकली टैक्स का दूसरा नाम है कोटा. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन या फर्स्ट टैक्स जो हमने पढ़ा था वो टैरिफ था, लेकिन अब जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है कोटा. तो ये बेसिक पर्पज़ है गवर्नमेंट का कोटा लगाने का, या ये स्टाइल है जिस तरह से वो कोटा लगाती है. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का, ताकि गवर्नमेंट डोमेस्टिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और डोमेस्टिकली प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सके. जाहिर सी बात है जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब हम बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाएंगे तो हम डोमेस्टिकली वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और वो ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे जिससे हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी. तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है. देन हमारे पास क्वेश्चन है वाई वी नीड इम्पोर्ट कोटा, कि हमें कोटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है. हमने टैरिफ को भी डिस्कस किया है, हम सिर्फ टैरिफ लगा सकते हैं, कोटा ही क्यों हम सिलेक्ट करें. तो इसका आंसर हम चैप्टर के एंड पे देंगे. तो फर्दर हम बेसिकली जो डिस्कस करते हैं वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटा. इसमें आपने ये ग्राफ डिस्कस करना है. आप इस ग्राफ को अपनी स्लाइड्स पर देख सकते हैं, अपने नोट्स पर देख सकते हैं, या आपकी बुक में जहाँ कहीं भी बना हुआ है आप वहाँ से देखें और इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही, क्योंकि जहाँ भी ग्राफ डिस्कस हुआ है वो सेम है. तो आप अपने लेक्चर या अपने नोट्स वगैरह से देख सकते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इस तरह करनी है कि बेसिकली एट पॉइंट प्राइस P3 नेशन अटार्की सिचुएशन पर है. ठीक है, वो डोमेस्टिकली जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना ही कंज्यूम कर रही है. लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की, फ्री ट्रेड में नेशन प्राइस P1 पर प्रोड्यूस कर रही है 10 यूनिट, और लेकिन उसकी जो डिमांड है वो है 70 यूनिट. ठीक है, अब क्या करेगी, 70 में से 10 तो प्रोड्यूस कर रही है, 10 माइनस करेगी, पीछे रह जाएंगे 60 यूनिट वो क्या करेगी, इंपोर्ट कर लेगी. ठीक हो गया, इस तरह वो अपना हैंडल कर लेगी सब कुछ. लेकिन अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोटा इम्पोज कर देती है, कोटा लगा देती है. कोटा इस तरह से लगाती है कि आपने 30 यूनिट से ज़्यादा नहीं मंगवाने जो भी चीज़ है. अब क्या होगा कि जब 10 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन डिमांड 70 की है और 30 हम बाहर से मंगवा लेंगे, 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 30. मतलब अब 30 की डिमांड है जो अभी पूरी नहीं हो रही. हमारे पास सप्लाई 40 होगी, डिमांड 70 होगी. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जब क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाई से, तो हमारे पास शॉर्टेज क्रिएट होगी. जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी. प्राइसेस क्या हो जाएंगी, P2. जब P2 हो जाएंगी प्राइसेस तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिकली वो प्रोड्यूस करेगा 20. जब प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो सारी बात है लोग कम ख़रीदेंगे. ठीक है, डिमांड उधर से कम हो जाएगी 50 की. तो इस तरह हमारे पास 20 और 50 के दरमियान का जो 30 इंपोर्ट कर रही है मतलब बाहर से, वो हमारे पास आ जाएगा गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक हो गया, तो इस तरह जो दरमियान का एरिया होगा वो गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा और बाकी 20 हमारे पास प्रोडक्शन होगी और 50 हमारी डिमांड होगी. तो एज अ रिजल्ट ऑफ 30% कोटा द प्राइस P1 टू P2 के प्राइस हमारे पास इंक्रीज़ कर गई है और हमारी जो सप्लाई है वो 20 हो गई है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो 50 हो गई है. तो जब हम कंपैरिजन करें टैरिफ को और कोटा को तो हमारे पास इम्पैक्ट सेम आ रहे हैं. जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे टैरिफ वाला तो वहाँ पर भी ये सेम रिजल्ट आए होंगे. तो इसी तरह कोटा से भी हमारे सेम रिजल्ट आए हैं. अब हम एक यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी वजह से हमारी डिमांड राइज़ कर गई है. यहाँ पर ब्लू कलर में आप देखें तो डिमांड राइज़ हो रही है. ठीक है, किसी भी वजह से जब हमारी डिमांड राइज़ कर जाएगी, डिमांड के राइज़ करने से जब हम 100% टैरिफ लगाएंगे तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो 70 रहेगी.
ठीक हो गया। प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया और जो डिमांड है वो 70 है। लेकिन जब हम कोटा लगाते हैं 30 यूनिट तो हमारी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। प्राइस इंक्रीज़ करने से जब डिमांड किसी भी वजह से राइज़ होगी तो प्राइस इंक्रीज़ होगी और डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब टैरिफ में हमने क्या बात की है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रही, डिमांड सेम है। और कोटा में हम क्या बात कर रहे हैं कि बेसिकली हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन 20 है और डिमांड 70 है, वही बात, शॉर्टेज आ गई। शॉर्टेज की वजह से हमारी प्राइसेस और राइज़ कर जाएंगी। ठीक है, अब हमारी प्राइसेस 2 से 2.5 हो जाएंगी। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ कोटा प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी, लेकिन जो टैरिफ है उसमें कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। अब हमने कंपैरिजन करना है कोटा का और टैरिफ का। इससे पहले हमने सिर्फ बताया कि राइज इन डिमांड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जब हम कंपैरिजन करें कोटा का और इसका टैरिफ का तो हमारे पास कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आ जाते हैं कि बेसिकली टैरिफ के केस में क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू डोमेस्टिक प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन अनचेंज। कि जब हमारे पास 100% टैरिफ लगाया जाएगा तो मतलब हमारे पास जो डोमेस्टिक कंजप्शन है और जो इंपोर्ट्स हैं वो राइज़ कर जाएंगी, लेकिन हमारी प्राइसेस सेम रहेंगी। ठीक हो गया। लेकिन कोटा के चक्कर में क्या होगा, कोटा में बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू इंपोर्ट अनचेंज। इस इंपोर्ट में कोई चेंज नहीं आएगा और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी और प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, ये मेन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं। फिर रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू में बेसिकली टैरिफ में जो भी रेवेन्यू होगा वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, लेकिन जो कोटा है वहाँ पर जिन फर्म्स को लाइसेंस दिए गए होंगे वो कलेक्ट करेंगे, मतलब उनकी तरफ जाएगा। इसी तरह अगर ट्रेड का इफेक्ट देखा जाए तो ट्रेड इफेक्ट में भी अनसर्टेन, मतलब टैरिफ में अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो कोटा है वो फिक्स होगा, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, वो सर्टेन होगा। उसके बाद पॉलिसी इफेक्ट अदर इफ़ यूर आउटकम्स आर नॉट सर्टेन। ये बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन था कोटा का और टैरिफ का। अब हम सिंपल नेक्स्ट एक थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि पॉलिसीज़ किस तरह इफेक्ट करती हैं। इफ़ योर आउटकम्स आर नॉट सर्टेन इट मीन्स योर पॉलिसी इफेक्ट अदर। कि जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो उसके रिजल्ट भी देते हो कि इसका इफेक्ट यहाँ होगा, लेकिन अगर उसका रिजल्ट वहाँ नहीं होता, किसी और भी इदारे पर पड़ता है, तो वो हमारे पास रिजल्ट अनसर्टेन हो जाएंगे। लेकिन जो भी पॉलिसी मेकर हैं वो ज़्यादातर वो पॉलिसी बनाते हैं जिसके रिजल्ट सर्टेन हो। सो एट द एंड हमने बता देना है कि कोटा हमारे पास बेस्ट मेजर है एज़ कम्पेयर टू टैरिफ। क्यों, अब इसकी वजह हम बताते हैं। बिकॉज कोटा से हमारे पास डोमेस्टिकली प्राइसेस राइज तो हुई हैं, लेकिन उसके साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई है और हमारी इंपोर्ट सेम रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोटा ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू टैरिफ। ठीक है, उसके बाद लेकिन हमने एक प्रॉब्लम वो बतानी है कि कोटा में एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट बेसिकली अगर लाइसेंस इशू करती है तो इससे क्या होगा कि अगर किसी ऐसे इम्पोर्टेंट्स को लाइसेंस इशू करती है जो वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट कर लेता है, तो इससे ये मतलब इकॉनमी के लिए गुड नहीं है। ठीक है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इशूइंग टू एफिशिएंट इंपोर्टर्स। कि गवर्नमेंट को लाइसेंस उन इंपोर्टर्स को देने चाहिए जो एफिशिएंट हो, जो सारी मार्केट को लेके चलें। ऐसा नहीं है कि एक शख्स जो है वो बाहर से चीज़ें मंगवाता रहे और वहाँ पर बेचता रहे और अपनी मोनोपोली जनरेट कर दे। उसके बाद हमारे पास अदर टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। इसमें आप सिंपल इस तरह एग्जांपल कर सकते हैं या डेफिनेशन कर सकते हैं कि द इंपोर्टिंग कंट्री रिक्वेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लीज़ डू नॉट एक्सपोर्ट टू अस मोर देन दिस इट। कि सिंपल आप ये कहते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में कि आप जो एक्सपोर्टेड कंट्री होता है ना, जो इंपोर्टेड कंट्री होता है वो क्या करता है, एक्सपोर्टेड कंट्री से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें इससे ज़्यादा चीज़ें ना एक्सपोर्ट करें। ठीक है, वो एक मतलब रिक्वेस्ट कर लेता है। तो इससे क्या होगा, अगर तो वो रिक्वेस्ट करने वाला कंट्री एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा तो अदर जो कंट्री है वो उसकी बात मानेगा, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर अदर कंट्री उसकी बात नहीं मानेगा। सम टाइम ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, लेकिन फिर भी जो ट्रेड वगैरह करने ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो उससे ज़्यादा चीज़ें मंगवा ले, स्मगल कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट फिर रिक्वेस्ट करती है नेक्स्ट कंट्री से जहाँ से चीज़ें आ रही होती हैं कि आप हमें इससे ज़्यादा नहीं भेजें। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन अगर वो एक वीक नेशन है तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास है टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशन। इसमें सिंपल ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो एक्सपोर्ट कंट्री है और जो इंपोर्ट कंट्री है वो सब आपस में डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान कहता है यूरोपियन कंट्रीज़ को कि ठीक है हम आपको ओरिजिन्स एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम आपको ओरिजिन्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का दिल नहीं होता लेने पे, वो क्या कहेंगे कि ठीक है जी हमें पैकिंग इस तरह की चाहिए,
हमें पेस्टिसाइड वाले वो जो लगे लेबल लगे हुए हों उस पर, ठीक है, इस तरह करके ऑरेंज की ऊपर कोई भी स्पॉट ना हो, बिल्कुल वो नीट एंड क्लीन हो, इस तरह की मतलब वो ढेर सारी ना अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं। लेकिन इंटरनली उनका मकसद क्या होता है कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते, वो डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा के अगले कंट्री को से ट्रेड नहीं करना चाहते कि इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें अब हमने ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि सेफ्टी रेगुलेशन, हेल्थ रेगुलेशन, लेबलिंग रिक्वायरमेंट वो करते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि बेसिकली जब गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, कोई भी एग्रीमेंट करती है तो सम रिस्ट्रिक्शन दे देती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंटरनेशनली ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास इसमें बस इतनी डिस्कशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल कार्टल्स। इंटरनेशनल कार्टल्स में आपने ये लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सप्लायर ऑफ कमोडिटी लोकेटेड इन डिफरेंट नेशंस दैट एग्री। ये आप नोट से अपनी डेफिनेशन देख लें, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है इसका वो ये है कि डिफरेंट प्रोड्यूसर एक मतलब 4-5 लोग हैं वो एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक हो गया, 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इकट्ठे होते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और क्या कहते हैं कि हमने मार्केट में ये स्पेसिफिक अमाउंट सप्लाई करनी है, इससे ज़्यादा हम सप्लाई नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है अगर 100 कमोडिटी सप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि प्राइस वो अपनी मर्ज़ी की चार्ज करेंगे। डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि जो कार्टल्स के मेंबर होते हैं उनमें से कोई एक दो अंदर से रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है कि छुपकर या किसी तरीके से भी मार्केट में सप्लाई कर देता है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले, तो इस तरह वो कार्टल टूट जाता है। तो बेसिकली कार्टल का मकसद यही होता है कि हम एक ग्रुप बनाएं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट प्रोवाइड करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्राइस चार्ज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो ये कार्टल का बेसिकली पर्पज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है डंपिंग। डंपिंग इसको कहते हैं कि इफ़ यू सेल योर कमोडिटी इंटरनली एट लोअर प्राइस बट डोमेस्टिकली इन हायर प्राइसेस, कि अगर आप अपनी कमोडिटी इंटरनेशनली लोअर प्राइस पे दे रहे हैं लेकिन डोमेस्टिकली हायर प्राइस पे दे रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डंपिंग, ठीक है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली में आ जाता है परसिस्टेंस, दूसरी में आ जाता है प्रीडोटरी एंड थर्ड में आ जाता है स्पोरेडिक। अब हम 1 बाय 1 इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो परसिस्टेंस है, इसका अदर नेम है इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इन दिस रेगुलरली प्रैक्टिस टू सेलिंग सम कमोडिटी एट अ डिफरेंट प्राइसेस, कि इसमें सेम कमोडिटी जो होती है वो डिफरेंट प्राइसेस पे सेल हो रही होती है। परसिस्टेंस में क्या होता है कि एक ही कमोडिटी है लेकिन वो डिफरेंट प्राइसेस पे सेल हो रही है, इंटरनेशनली एट लोअर प्राइस एंड द हायर एट डोमेस्टिक प्राइस, कि वही कमोडिटी इंटरनेशनली तो हम लो दे रहे हैं किसी कंट्री को लेकिन डोमेस्टिकली हम हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास प्रीडेटरी में हम बेसिकली क्या करते हैं, टेम्पोररी सेल बिलो कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोर्स टू अदर कंपटीशन टू लीव मार्केट, दिस डंपिंग प्रोहिबिटेड द इंटरनेशनल लॉज, दिस डंपिंग लीड्स टू बी अ लॉस। कि सिंपल इसमें हम क्या करते हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए कोई भी चीज़ है ना उसको थोड़ी कॉस्ट पे सेल कर देते हैं, थोड़ी प्राइस लेके हम उसको सेल कर देते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो हमारा कंपेटिटर है मार्केट में, ताकि वो हमारी लो प्राइस होगी, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी और ऑटोमेटिकली उसको लॉस होगा और वो मार्केट छोड़ के चला जाएगा। तो इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है। देन हमारे पास है स्पोरेडिक में हमने बेसिकली ये बताना है, इट इज़ बेसिकली ओकेशनली प्रैक्टिस व्हेन यू हैव मोर इन्वेंट्री वांट टू एक्सपोर्ट दैन फर्म विल बी लोअर इट्स कॉस्ट, कि इसमें ओकेशनली मतलब समुंदर के थ्रू हम किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं और फर्म इसमें मतलब कम प्राइस पे एक्सपोर्ट कर देती है, इसको हम कहते हैं स्पोरेडिक। सो देयर आर डिफरेंट मेजर्स इन विच फर्म्स नेशंस कैन रिस्ट्रिक्ट ट्रेड, तो ये डिफरेंट मेजर्स थी जिनमें से फर्म्स अपनी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई वी आर यूजिंग दीज पॉलिसीज़। इसका मतलब ये है कि सम जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड गुड है मार्केट के लिए, ठीक है, हमें फ्री ट्रेड करनी चाहिए, इससे मतलब बेनिफिट होता है सबको और इस तरह करके। लेकिन जो सम अदर स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, ट्रेड में कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड भी इकॉनमी के लिए गुड नहीं है। तो ये बेसिक इसका पर्पज़ था, वाई वी यूज़ दिस पॉलिसीज़, कि सम कहते हैं कि पॉलिसीज़ होनी चाहिए और सम कहते हैं कि नहीं पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो ये बेसिकली चैप्टर था, चैप्टर 9, जिसमें हमने कोटा से मुतल्लिक डिस्कशन की। उम्मीद है आपको समझ आया गया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उस पर गाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बट इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल then must be subscribe my channel. Thanks for watching.